हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं करूंगा इटर्नल्स मूवी के ईस्टर एग्स, कॉलबैक्स और रेफरेंसेस एक्सप्लेन, यानी कि वो सभी हिडन डिटेल्स जो एमसीयू मूवीज में छुपी रहती है। इस वीडियो में मैं इटर्नल्स की स्टोरी लाइन नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि वो मैं अपने पिछले ब्रेकडाउन वीडियो में बता चुका हूँ, बट जिन रेफरेंसेस और सीन्स की बात होगी वो मूवी के सस्पेंस को स्पॉइल कर देंगे। तो स्पॉइलर वार्निंग के साथ वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो इटर्नल्स मूवी बेस्ड है कॉमिक्स की इटर्नल स्टोरी लाइन पर। मार्वल कॉमिक्स में इटर्नल्स इंट्रोड्यूस हुए थे 1976 में और अब तक 25 से भी ज्यादा इटर्नल्स कॉमिक्स में दिख चुके हैं, जिनमें इटर्नल्स को क्रिएट किया था सेलेस्टियल्स ने ही लाखों सालों पहले धरती पर 3 तरह की स्पीशीज क्रिएट की थी, जिनमें कि ह्यूमंस, डेविएंट्स और इटर्नल्स शामिल थे। इटर्नल्स कॉमिक्स में एक्चुअल में ओलंपिया से ही बिलोंग करते हैं, बट मूवी में उन्हें थोड़ा चेंज करके सिंथेसाइज रोबोट्स बताया गया है। मूवी में दिखा सेलेस्टियल अरिशम कॉमिक्स में अरिशम द जज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो पावर रखता है किसी भी प्लेनेट के सिविलाइजेशन को जीने देने या खत्म करने का डिसीजन लेने की, जो कि मूवी के क्लाइमैक्स सीन में वो डिस्कस भी करता है। इटर्नल्स मूवी की शुरुआत एक मैसेज से होती है जिसमें हमें पता चलता है कि इटर्नल्स की हिस्ट्री क्या है। यहीं पर मेंशन्ड है 6 सिंगुलरिटीज भी, जो कुछ और नहीं इन्फिनिटी स्टोन्स ही है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में कलेक्टर ने ये बताया था कि ये इन्फिनिटी स्टोन्स सबसे पहले क्रिएट हुए थे, बट इटर्नल्स के थ्रू हमें ये पता चल रहा है कि अरिशम उनसे भी पहले क्रिएट हुआ है। थेना जिस मैडवेरी बीमारी से सफर कर रही है वो कॉमिक्स में अवेंजर्स नंबर 361 सीरीज में पहली बार दिखाया गया था। मूवी में जहां इसे एक प्रोग्रामिंग एरर की वजह से मेमोरीज ट्विस्ट होना दिखाया गया है, वहीं कॉमिक्स में ये सच में एक बीमारी थी जो इटर्नल्स के ब्रेन को अफेक्ट करती थी, और कॉमिक्स में थेना नहीं बल्कि सर्सी इसका शिकार हुई थी। इटर्नल्स अर्थ पे जिस स्पेसशिप से आते हैं उसका नाम है डोमो। ये रेफरेंस है मार्वल कॉमिक्स के एक और इटर्नल डोमो का, जिसके पास एक एडवांस टेक की होवरिंग चेयर हुआ करती थी। मूवी की शुरुआत के सीन में जब डोमो स्पेसशिप अर्थ पे एंटर करती है तो सर्सी और इक्रिस विंडो से नीचे देखते हुए बात करते हैं, और सर्सी उससे कहती है कि इट्स ब्यूटीफुल इजंट इट। सर्सी का कैरेक्टर प्ले कर रही एक्ट्रेस जेमा चैन कैप्टन मार्वल मूवी में मिनर्वा का कैरेक्टर प्ले कर चुकी है, और उस मूवी में अर्थ के बारे में उसके थॉट्स अच्छे खासे अलग थे। Ever been to C-53? Once. It's a real shithole. बाकी सभी एमसीयू मूवीज की तरह इटर्नल्स में भी टीवी न्यूज पे चैनल WHIH ही दिखता है, जो एमसीयू का स्पेसिफिक चैनल है और कई पिछली मूवीज और डिज्नी प्लस शोज में भी दिख चुका है। सर्सी डेन को उसकी एक पुश्तैनी अंगूठी गिफ्ट देती है। इस रिंग में जो सिंबल है वो ब्लैक नाइट के कॉमिक बुक आउटफिट से बिल्कुल मैच करता है। जब किंगो अपने वैले करुण पटेल को इंट्रोड्यूस करता है तो वो कहता है कि पहले तो करुण को लगता था कि वो एक वैम्पायर है। मूवी के एंड क्रेडिट्स में हमें वैम्पायर देखने तो नहीं मिलता, बट हाँ एक आवाज जरूर सुनने मिलती है जो कि है ब्लेड की। क्या सच में इसके लिए तैयार है मिस्टर विटमैन? किंगो के प्लेन पे हमें कैप्टन अमेरिका की फर्स्ट शील्ड का एक रेप्लिका देखने मिलता है, ऑल्दो मूवी के कई सीन्स में हमें कैप्टन अमेरिका की प्रॉपर शील्ड भी दिखती है। किंगो की पिछली मूवी का नाम है शैडो वॉरियर, जिसका पोस्टर हमें उसके सेट पे और फिर बाद में उसके प्लेन में भी दिखता है। मार्वल कॉमिक्स में शैडो वॉरियर्स नाम का एक ग्रुप था जो एक्समैन सीरीज के विलन एपोकलिप्स को रोकने के लिए बना था, और मेटाफोरिकली इटर्नल्स भी आगे चल के अर्थ पे होने वाले एक एपोकलिप्टिक इवेंट को रोकने की कोशिश करते हुए दिखते हैं। इसी सीन में हमें डीसी कॉमिक्स का पहला रेफरेंस मिलता है जब गिलगमेश करुण पटेल को अल्फ्रेड से कंपेयर करता है और कहता है कि तुम किंगो के वैले हो जैसे अल्फ्रेड बैटमैन का था। Like Alfred in Batman. ऑस्ट्रेलिया में डाइनिंग टेबल पे किंगो थॉर को मेंशन करता है और कहता है कि अब थॉर उसके कॉल्स नहीं उठाता। द माइटी थॉर कॉमिक सीरीज में एक पॉइंट पे जाके सेलेस्टियल्स और ग्रीक गॉड्स के बीच लड़ाई दिखाई गई थी, जिसमें थॉर उसे सॉल्व करने के लिए इटर्नल्स से मिलता है, तो ये डिस्कशन उसी चीज का एक रेफरेंस हो सकता है। यहीं पर स्प्राइट कैप्टन रॉजर्स और आयरन मैन के ना रहने की बात करती है। अवेंजर्स एंड गेम के बाद हमें ये तो पता है कि आयरन मैन मर चुका है, बट अब तक किसी ने ये बात कंफर्म नहीं की है कि स्टीव रॉजर्स कहाँ है। हर किसी का यही कहना है कि या तो वो रिटायर हो गया है या वो अब अवेंजर नहीं है, बट स्टीव रॉजर्स एक्चुअल में कहाँ है वो कोई नहीं बता रहा। गिलगमेश स्प्राइट को नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक देने का मजाक बनाता है, बट फिर मेंशन करता है कि वो झूठ बोल रहा था और ये एक स्पेशल ड्रिंक उसे एज थैंक्स ओडिन ने बनाना सिखाया था जब उसने टॉन्सबर्ग में लॉफी की आर्मी को हराने में उनकी मदद की थी। यानी कि ये वही बैटल है जहां फर्स्ट टाइम असगार्डियंस अर्थ पे टॉन्सबर्ग में आए थे ह्यूमंस को फ्रॉस्ट जायंट से बचाने के लिए, जिस इवेंट को हमने थॉर मूवी में देखा था।
अरिशेम सर्सी को सच्चाई बताता है कि वो सिंथेटिक बीइंग्स है जिन्हें उसी ने प्रोग्राम करके क्रिएट किया है। जिस जगह अरिशेम ने इटर्नल्स और डेविएंट्स को क्रिएट किया है उस जगह का नाम है द वर्ल्ड फॉर्ज। कॉमिक्स में इटर्नल्स क्रिएट हुए थे द ग्रेट मशीन के थ्रू जो सेंटिएंट बीइंग्स क्रिएट करती थी। जो सेलेस्टियल अर्थ की कोर में ग्रो हो रहा है उसका नाम है टियामट। कॉमिक्स में टियामट नाम का सेलेस्टियल था जिसे ड्रीमिंग सेलेस्टियल भी कहते थे और इस सेलेस्टियल से कॉमिक्स का विलन गैलेक्टस और उआटू द वॉचर भी डरते थे। स्टार्टिंग से इटर्नल्स को ये बताया जाता है कि वो ओलंपिया से बिलोंग करते हैं और फिर सर्सी के थ्रू रियलिटी पता चलती है कि ऐसी कोई जगह है ही नहीं और उन्हें अरिशेम ने क्रिएट किया है। लेकिन कॉमिक्स के इटर्नल्स एक्चुअल में ओलंपिया से बिलोंग करते हैं, स्पेशली जो इटर्नल्स अर्थ पे हैं जिनमें कि सर्सी, इकरिस और फेस्टोस भी शामिल है। सेलेस्टियल अरिशेम के थ्रू हमें पता चलता है कि मल्टीपल इटर्नल्स अलग अलग गैलेक्सीज में एग्जिस्ट करते हैं। एमसीयू में वैसे तो ऑफिशियली इटर्नल्स को इसी मूवी से इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन अनऑफिशियली एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एमसीयू में कई सालों से एग्जिस्ट करता है जो कि एक इटर्नल है। अब जिसको उस इटर्नल का नाम पता है कमेंट्स में लिख देना। जब सभी इटर्नल्स ड्रूइग को मिलने अमेजन रेन फॉरेस्ट जाते हैं तो इस सीन में जो अमेजन रिवर वाला शॉट है वो डिज्नी की जंगल क्रूज मूवी का सेम शॉट यूज किया गया है। जब यही अमेजन रेन फॉरेस्ट से सर्सी डेन को वीडियो कॉल करती है तो वो उसे अपने अंकल को कॉल करने को कहती है। कॉमिक्स में डेन का अंकल था नेथन गैरेट जो खुद एबोनी ब्लेड यूज करके एक इवल ब्लैक नाइट बना था। तो ब्लैक नाइट की ओरिजिन स्टोरी हमें डेन और उसके इसी अंकल की बैक स्टोरी में लेके जरूर जाएगी। जब इकरिस और सर्सी शिकागो में फेस्टोस के घर आते हैं तो वो अपनी फैमिली से इंट्रोडक्शन में उनके नाम आइजैक और सिल्वी बताता है। ये सेम नाम इकरिस और सर्सी के ऑल्टरनेट नेम्स की तरह यूज हुए थे मार्वल कॉमिक्स में भी। फेस्टोस का बेटा इकरिस को देख के उसे सुपरमैन कह के बुलाता है और फेस्टोस उससे पूछता है कि क्या वो उसे क्लार्क कह के बुला सकता है, जो कि शॉर्ट है क्लार्क केंट के लिए, जो कि इस एमसीयू मूवी में डीसी कॉमिक्स का दूसरा रेफरेंस है। इस साल आने वाली डीसी की एनिमेटेड मूवी लीग ऑफ सुपर पेट्स के ट्रेलर में सुपरमैन खुद को आयरन मैन कहते हुए दिखता है। They should call me Iron Man. अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आने वाले फ्यूचर में कहीं हमें एमसीयू और डीसीयू का क्रॉसओवर की कोई मूवी देखने मिल सकती है। फेस्टोस के बेटे का नाम है जैक, जो कि रेफरेंस है कॉमिक्स बुक राइटर और आर्टिस्ट जैक कर्बी का, जिसने 1976 में इटर्नल्स की कॉमिक्स क्रिएट की थी। जिस टेबल को इकरिस फेस्टोस के घर में तोड़ता है उस पर स्टार वॉर्स की कलरिंग बुक पड़ी है। इसके अलावा जैक के बेडरूम में हमें स्टार वॉर्स के पोस्टर्स और सीरीज का मेन कोड द फोर्स बी विद यू भी लिखा दिखता है। जब सभी इटर्नल्स वापस डोमो स्पेसशिप में इकट्ठे होते हैं तो मक्करी जहां बैठी है वहीं और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि एमरल्ड टैबलेट जो कि एंशिएंट इजिप्ट में एक तरह से पारस पत्थर की तरह माना जाता था। साथ ही एक सार्कोफेगस यानी कि मम्मीज रखने वाला ताबूत और एक इजिप्शियन गॉड अनुबिस का स्टैचू भी दिखता है। बाय द वे डिज्नी प्लस पे लेटेस्ट आने वाली सीरीज मून नाइट में इजिप्शियन गॉड्स और एंशिएंट इजिप्ट के आर्टिफैक्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखने मिलेगा और मून नाइट का ट्रेलर ब्रेकडाउन आप कार्ड से चेकआउट कर सकते हो। डोमो स्पेसशिप में जब थेना एक तलवार उठाती है तो स्प्राइट उससे पूछती है कि क्या ये एबोनी ब्लेड है। थेना उसे जवाब देती है कि नहीं, ये एक्सकैलिबर है। ये दोनों ही तलवार कॉमिक्स में डेन विटमैन यानी कि ब्लैक नाइट यूज कर चुका है और मूवी के एंड क्रेडिट सीन में हमें एबोनी ब्लेड दिखती भी है। यहाँ स्प्राइट थेना को ये भी कहती है कि किंग आर्थर उसे पसंद करता था। एक्सकैलिबर किंग आर्थर की तलवार थी जिसके किंगडम में कॉमिक्स का फर्स्ट एबोनी ब्लेड यूज करने वाला ब्लैक नाइट भी बना था। मक्करी ने जो टी शर्ट पहनी है उस पर लिखा है H.G. वेल्स, जो कि फेमस राइटर का नाम है जिन्होंने वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स और द टाइम मशीन जैसी पॉपुलर बुक्स लिखी थी। फेस्टोस का डिवाइस सभी इटर्नल्स को लिंक करके यूनिमाइंड क्रिएट करता है। यूनिमाइंड डायरेक्टली कॉमिक्स से लिया गया टर्म है जो इटर्नल्स को कनेक्ट करके एक पावरफुल एंटिटी बना देता है और कॉमिक्स के हिसाब से जो प्राइम इटर्नल है सिर्फ वही यूनिमाइंड के पावर्स को यूज कर सकता है। शायद यही रीजन है कि मूवी में सर्सी ही फाइनली क्लाइमैक्स में यूनिमाइंड यूज करके टियामट को रोक पाती है, क्योंकि एजैक की डेथ के बाद वही प्राइम इटर्नल बन गई है। थेना और क्रो की बैटल क्लाइमैक्स में देखने लायक होती है, जिसके एंड में थेना क्रो को मार देती है। कॉमिक्स में थेना और क्रो एक कपल रह चुके हैं जो कई हजारों सालों तक ऐसे बनते बिगड़ते रिश्ते निभाते दिखते हैं। क्लाइमैक्स में जब इकरिस फेस्टोस के टेक को तोड़ के खुद को छुड़ाता है तो वो आसमान की तरफ देख के कॉस्मिक रेज शूट करता है। ये सीन मार्वल कॉमिक्स के इटर्नल्स इशू नंबर 6 के कवर इमेज की तरह दिखाया गया सीन है।
इकरिस एंड में अर्थ से निकल के सन की तरफ जाते दिखता है। ग्रीक माइथोलॉजी में इकरिस के फादर के बनाए वैक्स के विंग्स यूज करके वो उड़ पाया था, बट एक बार ज्यादा ही हवा में उड़ने से वो सन के बहुत करीब पहुंच गया, जिसकी गर्मी से उसके वैक्स के विंग्स पिघल गए और वो गिर के मर गया। तो ये मेटाफोरिकली इस इटर्नल इकरिस की एंडिंग दिखाता है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि इकरिस मरा है, क्योंकि अभी तो इटर्नल्स की स्टोरी शुरू ही हुई है। तो ये थे वो सभी कॉलबैक्स, ईस्टर एग्स और रेफरेंसेस जो इटर्नल्स मूवी में मैंने नोटिस किए। अगर आपने भी कुछ ऐसी हिडन डिटेल्स नोटिस की है तो मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर देना, क्योंकि वो एकदम फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।